बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक और डिस्कशन है वो है रियल एंड अपीरेंट वेट। आज हम देखें कि रियल वेट क्या होता है और अपीरेंट वेट क्या होता है। बच्चों, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि अपीरेंट असल में किसी चीज़ का अपीयर होना, ज़ाहिर होना या आपको जैसा नज़र आना, उसको आप कहेंगे ये सर अपीरेंट है, यानी ये अपीरेंट वेट हो सकता है जो भी चीज़ है। और एक होता है रियल यानी असल, आप कहते हैं ये सर जो असल चीज़ है कुछ और है, अपीयर आप कुछ और हो रहा है। अब यहाँ पे मसलन एक बंदा आप कहते हैं सर बहुत अच्छा है, क्या बताओ वैसा ना हो, वो रियल में कुछ और हो, तो हमें जो चीज़ नज़र आती है वो कुछ और हो सकती है, जो असल है वो कुछ और हो सकता है। ऐसे ही हमारे पास जो वेट्स है ये भी दो तरह का होता है, एक रियल वेट होता है और दूसरा हमारे पास अपीरेंट वेट होता है। पहले तो हम देखेंगे असल में वेट क्या है। बच्चे, अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो जो ज़मीन आप पे ग्रेविटेशनल पुल लगाती है उसे हम वेट कहते हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना आपका मैस है और जितनी ग्रेविटेशनल पुल है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट मिल जाएगा। इसका यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है। मसलन बच्चे, अगर आप मून पे खड़े हैं, सपोज करें मैं कहता हूँ आप मून पे खड़े हैं और आपका मैस m है, आप मून पे खड़े हैं तो g की वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो g की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर वेट आएगा ये वेट ऑन द मून आएगा। इसके साथ मैं स्मॉल m लिख देता हूँ। असल में आप कहते हैं जी ऑफ मून, यानी आप जिस सेटेलाइट पे खड़े हैं आप वहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो पुट करें और जो आपका मैस है दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको उस सेटेलाइट पे अपना वेट मिल जाता है। इसी तरह ही अगर आप अर्थ पे खड़े हैं बच्चों, जो अर्थ के ऊपर आपका मैस है, यानी सॉरी मैस है जो, और जो अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू है दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो वेट आएगा वो वेट ऑन द अर्थ होगा। मसलन जी ऑफ अर्थ, वेट ऑन अर्थ। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो मैस है वो हमेशा ही सेम रहता है, मैस डिपेंड ही नहीं करता कि आप किस सेटेलाइट पे खड़े हैं। मसलन आप मून पे चले जाएं, आप अर्थ पे हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपका मैस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जी की वैल्यू वेरी करती है बच्चों। जितनी जी की वैल्यू वेरी करेगी आपके पास वैसे ही वेट वेरी करेगा। और जो जी ऑफ अर्थ है वो ग्रेटर देन होती है जी ऑफ मून। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक ही मैस है उसको पहले आप ज़मीन पे रख के मेजर करते हैं उसका वेट, और फिर आप मून पे चले जाएं वहाँ पे आप वेट मेजर करें तो वेट सेम नहीं आएगा। उसकी रीज़न क्या होगी? जी की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो जब जी की वैल्यू वेरी करेगी वेट वेरी करेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेट ऑन एन अर्थ इज़ ग्रेटर देन वेट ऑन अ मून। कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसका वेट अर्थ पे निकालें और फिर वेट मून पे निकालें, दोनों बच्चे डिफरेंट होंगे। ये हमारे पास चीज़ आ जाती है वेट। आप जिस डायरेक्ट पे खड़े हैं उसकी ग्रेविटेशन पुल को आप कहेंगे वहाँ का वेट। अब बच्चों, अपीयरेंस क्या है? मतलब हमें कोई चीज़ कैसे हमें लगता है कि ये असल में ऐसे है या ऐसे नहीं। मसलन मैं एक डस्टर की एग्जांपल ले लेता हूँ बच्चों। ये हमारे पास एक डस्टर है। अब बच्चों देखिए, अगर तो मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ तो मुझे इसका उतना ही वेट लगेगा जितना कि असल में है। अब बच्चों देखिए, मैं अपना हाथ थोड़ा स्लो करता हूँ, तो जैसे मैं स्लो करूँगा मुझे ये डस्टर हल्का दिखना शुरू हो जाएगा बच्चों, हालांकि है नहीं। उसकी रीज़न क्या है बच्चों? उसकी रीज़न ये है कि हमें वेट असल जो था वो mg है, हमारा हाथ भी नीचे को मूव कर रहा है और डस्टर भी नीचे को मूव कर रहा है, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे इसका वजन कम हो गया। बच्चों ऐसा वजन तो कम नहीं हुआ, वजन उतना ही है, हमें जो लग रहा है वो कम हो गया है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो हमें अब महसूस हो रहा है कम हो गया, ये देखें बच्चों, वो असल में है अपीरेंट, यानी ये हमारे पास कौन सा वेट होगा? अपीरेंट वेट होगा। इसी चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है कि आप लिफ्ट के ऊपर खड़े हैं, जब लिफ्ट चलने लगती है नीचे से ऊपर तो हम ऐसे होते हैं। क्यों? हमें ऐसे लगता है जैसे हम थोड़े से बारे हो गए बच्चों। उसमें बारे तो नहीं होते हम, हमारा वजन उतना होता है, हमें महसूस हो रहा होता है कि हम शायद हमारा वजन ज़्यादा हो रहा है। वजन नहीं ज़्यादा हो रहा है, हमारा वेट अपीरेंट बढ़ जाता है। अब ये है क्या चीज़? ये क्या राम कहानी है, इसको हम आगे जाके स्टडी करते हैं। ऐसे ही जब लिफ्ट नीचे को आने लगती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम हल्के से हो गए बच्चों, हमारा वेट उतना है, हमें लगने वाली चीज़ कम होगी। इसका मतलब हमारी वो अपीरेंट जो है वो चीज़ हमें लग रहा है कि जैसे कहीं ज़्यादा होगी है कहीं कम होगी है। ऐसे एक केस आता है जब आप लिफ्ट पे खड़े, लिफ्ट आराम से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर को जा रही है, एक कांस्टेंट के साथ नीचे को आ रही है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा, फिर हमें ये ना ये लगेगी कि ना भारी है ना हल्की, हम कहेंगे जितना हमारा वेट है हमें उतना ही लग रहा है। तो जब लिफ्ट स्टार्ट होती है या ऊपर से जब नीचे आने लगती है, नीचे से ऊपर जाने लगती है, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको अपने वेट में ऐसा लगता है जैसे फ़र्क महसूस हो रहा है, वो असल में अपीरेंट है बच्चों। इसी को हम आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है, किस तरह ये असल में मोशन के साथ रिलेटेड है। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज रियल वेट? मैंने बताया ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज वेट सिंपल इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। अगर आप मून पे खड़े हैं तो W इज इक्वल टू mg, और वहाँ पे g जो है वो मून वाली हम पुट करेंगे, तो W इज इक्वल टू mg ऑफ मून। वेट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून ऑन द ऑब्जेक्ट। वो यही बता रहा है कि अगर आपने
मून के ऊपर वेट निकालना है तो वहाँ पे जी की वैल्यू भी हम कौन सी पुट करेंगे, मून वाली पुट करेंगे। अब जो अपेरेंट वेट है, अपेरेंट वेट असल में है रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा तो आप असल में उसने स्प्रिंग क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम वैसे तो हम अपना वेट नहीं मेजर कर सकते। मतलब यह मैं खड़ा हूँ कि मैं को बता मेरा वेट कितना है, तो हम ऐसे नहीं मेजर कर सकेंगे। हमें असल में किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर जो रीडिंग आएगी वो हमें बताएगी कि ये हमारा अपेरेंट वेट है। अब बच्चों आते हैं, इसको हम किसे डिनोट करते हैं, टी से। यूनिट इसका भी कितना होगा, न्यूटन, और यूनिट इसका भी कितना होगा, हमारे पास न्यूटन होगा। कहता है अपेरेंट वेट इज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स टू द इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट फ्रॉम फॉलिंग इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों ये बात इंपॉर्टेंट है, देखनी है। मसलन मैं कह रही पॉइंटर मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, ज़मीन इसको नीचे को खींच रही है, मैंने हाथ के थ्रू इसे रोका हुआ है तो ज़मीन इसको नीचे को खींच रही है। मैंने क्यों रोका हुआ, क्योंकि मैं इसके ऊपर को फोर्स लगा रहा हूँ। कितनी फोर्स लगा रहा हूँ, जितना इसका वेट है। यही वो चीज़ कह रहा है कि ये इक्वल एंड ऑपोजिट, कि उसी के बराबर लेकिन मुखालिफ से। मतलब ऐसे ही जब हम ऊपर को जा रहे होंगे, असल में रस्सी लगी होगी, उसके साथ नीचे वेट लगा होगा, उसका जो अपेरेंट वेट है उसकी बिल्कुल रीडिंग हमें स्प्रिंग बैलेंस पे शो होगी। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आप ऊपर को जा रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं, आपका वेट हल्का या भारी जैसे भी हो गया है, तो उतनी उसी हिसाब से रीडिंग किसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी, स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। मसलन मैं कह रही मेरे पास रूम है, मैंने रूम के अंदर यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगाया हुआ इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे वो वेट लगाया हुआ, मेरा रूम ऊपर को एक्सेलरेट करना शुरू हो गया। बच्चों होगा क्या, तो मेरे इस स्प्रिंग के ऊपर अगर पहले रीडिंग फर्ज करें 30 थी और मैंने जो वजन लगाया था उसकी रीडिंग 30 पहले आ रही थी, लेकिन जैसे ही रूम ऊपर को एक्सेलरेट करेगा वो 30 से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 31, 32, 33, 34 कोई भी हो सकती है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारा एक्सेलरेशन कितने का है। तो असल में जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि एक्सेलरेशन हमारे पास होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे चीज़ आएगी। तो हम इसी चीज़ को मेजर करेंगे कि जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तब अपेरेंट वेट बराबर होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इसी चीज़ के हम 4 डिफरेंट केसेस बनाए हुए हैं। पहला केस ये है कि जब लिफ्ट जो है या तो रेस्ट पे होगी या मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या हमारे पास रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। पहला केस ये है। देखना ये है कि अगर फ़र्ज़ करें रूम नहीं चल रहा, अपनी जगह पे है, रेस्ट पे है, और अगर ये ऊपर को या नीचे को मूव करना शुरू कर दे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो फिर क्या अपेरेंट वेट होगा, क्या ज़ाहरी वेट वही होगा जो असल होगा। अब इन चीज़ों में फ़र्क समझना है। तो हमारे पास यहाँ मैं लाइनें पढ़ लेता हूँ। पहले कहता अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, कि लिफ्ट के अंदर हमने अपेरेंट वेट को देखना है। कहता है कंसीडर एन अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस। असल में वो किस चीज़ की बात कर रहा है कि ये हमारे पास एक एलिवेटर है, यानी लिफ्ट जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर आपने यहाँ पे ये हमारे पास लगाया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों। और ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग है, रस्सी, जिसके थ्रू हमने वेट को स्प्रिंग बैलेंस के साथ जोड़ा हुआ है। अब हम ये कह रहे हैं, देखें वेट अपनी जगह पे है, इस रस्सी में खिंचाव होगा, कितना खिंचाव होगा, जितना इसका वेट है। जाहिर बात है, क्यों, अभी ये किसके ऊपर है, रेस्ट के ऊपर। यानी आपने कुछ चीज़ ऐसे पकड़ के रखी हुई है, आपको इस पॉइंटर का वेट उतना ही लगेगा जितना असल में है। यानी आपके हाथ में अगर रस्सी के थ्रू बांधा होगा तो इस रस्सी में उतना ही खिंचाव पैदा होगा जितना इसका वेट होगा। तो वेट इज इक्वल टू द टेंशन आ जाएगा। अभी इस केस में ये रेस्ट के ऊपर है या आप कह दें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों, जब बॉडी रेस्ट के ऊपर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितने का आ जाएगा, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 का होगा तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इज इक्वल टू ma, a की वैल्यू 0 तो F इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कह रहा है when lift is at rest then according to the second law, ये हमें पता है कि सेकंड लॉ के मुताबिक कोई भी नेट फोर्स इस पे नहीं लगेगी। क्यों, जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड लग रही है, और ये लिफ्ट ओवरऑल किस पे है, रेस्ट के ऊपर है, तो नेट फोर्स इस पे कोई भी एक्ट नहीं कर सकती। ये हमारे पास जो है ये नेट फोर्स है कि एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट। क्या ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको आगे जाके इस जगह क्लियर करता हूँ कि इसका मतलब क्या था। एफ इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, तो जितनी टेंशन है माइनस वेट है उतनी नेट फोर्स है। और हमें इस केस में नजर आ रहा है कि ना तो लिफ्ट ऊपर की तरफ यानी कि नेट फोर्स के साथ जा रही है, ना नीचे की तरफ। इसका मतलब नेट फोर्स कितनी लग रही है, 0, या रेस्ट के ऊपर होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो हमारे पास होगा क्या, तो हमारे पास जो टेंशन है वो किसके बराबर आ जाएगी,
वेट के बराबर आ जाएगी। तो हमें यही पता है, कहता है एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, एफ नेट 0 टी माइनस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। और टी मैंने पहले बताया हमारे पास कौन सा वेट होता है, अपीरेंट वेट होता है। वही कह रहा है कि जितना आपका रियल वेट है, जितना असल है, उतना ही नजर आएगा। मसलन जैसे मैंने बताया कि लिफ्ट जब स्टार्ट होती है डाउनवर्ड से अपवर्ड या ऊपर जाके रुकने लगती है, तो इन दोनों केसेस में इनको छोड़ के दरमियान में जब वो किसी वेलोसिटी से मूव करती है यूनिफॉर्म के साथ, तो आपको असल में उतना ही वेट लगता है जितना आपका असल में है। ये हमारे पास चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है, कहता है रियल वेट इज इक्वल टू अपीरेंट वेट हमारे पास कब, जब जो लिफ्ट है वो क्या कोई रेस्ट पे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। अब सेकंड केस है, कह रहा है ये देखिए बच्चों, ये इमोजी ये अफसुर्दा हो गया है। क्यों अफसुर्दा हो गया है? अब लिफ्ट ऊपर को जा रही है, ये बंदा परेशान हो गया, यार मेरा तो इतना वेट ही नहीं था, फिर मेरा ज़्यादा क्यों हो गया? या फ़र्ज़ करें वही कहता जो मैंने यहाँ पे लगाया है वेट, यार ये तो 10 न्यूटन का था, ये 12 का कैसे हो गया? अब ये इस वजह से परेशान है कि 2 किलो बढ़ गया है, क्या मैं जो उसको लेके आया था चीज़ वो ज़्यादा हो गई है? बच्चों ऐसा तो नहीं है। वो यहाँ पे देख खुश था कि यार मुझे चीज़ पूरी मिल गई है, और यहाँ पे ज़्यादा निकल गई है। वो कह रहा है क्या हो गया मेरे साथ माजरा? बच्चों सिर्फ ये लिफ्ट की मोशन की वजह से हो रहा है और कुछ भी इसमें नहीं है। और मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए अब हम कह रहे हैं कि लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, कि लिफ्ट जो है ये अपवर्ड मूव कर रही है, यानी ये अपवर्ड मोशन कर रही है डाउनवर्ड से अपवर्ड। बच्चों अब गौर से समझनी है बात, ये एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। पहले मूव कर रही थी लेकिन वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी। अब यहाँ पे मूव अपवर्ड कर रही है लेकिन किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ है। ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि असल में एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन हो तो बच्चों हमें ऊपर की तरफ क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब नेट फोर्स 0 नहीं होगी, पहले नेट फोर्स 0 इस वजह से थी क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रही थी लेकिन वेलोसिटी क्या थी, यूनिफॉर्म। अब देखिए बच्चों, अगर मैं कह दूँ आपके पास लेट्स सपोज ये एक मैस है और आपके पास जो है ना इसका नीचे को जो वजन है, फर्ज करें नीचे को फोर्स 10 न्यूटन की लग रही है, ऊपर को भी 10 की लग रही है। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों कैंसिल कर देंगे, हमारे पास कोई भी नेट फोर्स नहीं बचेगी। तो बच्चों ठीक आंसर हो गया आपका, इसमें कोई नहीं है, यानी आपने सही बताया कि डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी दोनों कैंसिल करेंगी, जवाब 0। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इससे। हम कह रहे हैं हमारे पास नीचे को फोर्स है, फर्ज करें 10 न्यूटन, ये हमारे पास 10 ही रहती है। मैं कह रहा हूँ चीज ने ऊपर को जाना है। आप कहेंगे सर 10 लगाएंगे फिर तो बात नहीं बनने वाली, 10 तो पहले लग रही है। मैं कहता चलो जी 10 की कहानी ख़त्म करें। आप कहेंगे सर 11 लगाएं, 12 लगाएं, 13 लगाएं। मैं कहता हूँ चलें ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं आपकी बात मान के इस पर 14 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूँ। अब देखेंगे 10 नीचे को लग रही है, 10 तो पहले कैंसिल करेगी, जो बाकी बच जाएगी वो 4 न्यूटन, ये हमारे पास ओवरऑल नेट फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। तो हम लगा रहे 14 न्यूटन रहे हैं और डाउनवर्ड 10 न्यूटन लग रही है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो ओवरऑल 4 न्यूटन लग रही है ऊपर की तरफ। इसका मतलब नेट फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, और कितनी होगी, जो 14 न्यूटन होगी, सॉरी 4 न्यूटन होगी। क्यों 14 न्यूटन अपवर्ड, -10, तो आप कहेंगे सर 14 जो ऊपर को लग रही है -10 जो नीचे को लग रही है, दोनों को माइनस करेंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी। ये हमारे पास नेट फोर्स का फार्मूला आ जाएगा कि जब भी आपने नेट फोर्स निकालनी है, आपने पहले देखना है बॉडी मूव किस थ्रू करेगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड। जिधर को बॉडी मूव करेगी वो वाली फोर्स माइनस जो इसके मुखालफ लग रही है। मसलन अब आते हैं यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो नेट फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, अपवर्ड। इसका मतलब ये है अगर बॉडी अपवर्ड मूव करे तो ऊपर वाली फोर्स ज़्यादा होगी, नीचे वाली क्या होगी, कम होगी। तो हम कहेंगे कितनी की बच जाएगी यहाँ पे, 4 न्यूटन। कैसे निकाली, 14 - 10, चीज़ ऊपर को जा रही है तो आपने कहना है जो ऊपर फोर्स एफ नेट है वो कैसे आएगी, जिसकी तरफ है मोशन किधर को हो रही है, ऊपर को, और ऊपर को हमारे पास क्या है, टेंशन है, तो एफ नेट इज इक्वल टू टेंशन माइनस वेट, तो एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू। तो हमारे पास यहाँ पे जो टेंशन है ये इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस, और एफ इधर हमारे पास ये सॉरी डब्ल्यू इधर आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेंशन है T इज इक्वल टू एफ प्लस डब्ल्यू, ये हमारे पास आ जाएगी। W तो हमारा वेट था। अब ये जो F वाला कंपोनेंट है ये क्यों आया हमारे पास, ये है ड्यू टू मोशन, और कौन सी मोशन है, एक्सेलरेटिंग, यानी ड्यू टू एक्सेलरेशन आया है। तो ये चेक करें, पहले T और W बराबर थे, अब चेक करें W में कुछ हिस्सा ऐड होके फिर आपको T दे रहा है, तो F हमारे पास किसके बराबर है, M में। इसका मतलब ये चीज़ अगर फर्ज करें पहले 10 थी, 10 + 2 हो रहा है तो जवाब 12 का आ रहा है, तो हम कहेंगे
12 इज ग्रेटर देन 10 बाय एन अमाउंट ऑफ 2, तो हम यहाँ से कह सकते हैं T इज ग्रेटर देन mg, या जिसका दूसरा नाम क्या है W, बाय एन अमाउंट mg। तो ये आप लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन द रियल वेट बाय एन अमाउंट ma। ये हमारे पास सेकंड केस था कि जब जो लिफ्ट है वो अपवर्ड मूव करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेट उसके अंदर लगा होगा तो उसका आपको जो वेट है वो ज़्यादा नज़र आएगा। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, यहाँ पे जो टेंशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा हो जाएगी? उसकी मोशन की वजह से। अब हमारे पास थर्ड केस है, अगर वो नीचे को मूव करे, मैंने बताया जैसे ये चेक करें मुझे नीचे को आ रहा है, तो असल में नीचे को आएगा तो हमें हल्का फील होगा। अब देखें आपने कहा सर दो चीज़ें हैं, वेट माइनस टेंशन। अब देखिए मोशन हो रही है नीचे को, ये मेरे पास वेट था, जैसे मैंने वो लगा लिया, ये वेट है मेरे पास। अब आप कह रहे हैं सर नीचे को 10 है, आप मैं कह रहा हूँ ऊपर को लग रही है 8 न्यूटन, तो बताएं आप किधर को जाएगी? बॉडी तो जाएगी नीचे को। सर कितने फोर्स के साथ? 2 न्यूटन के। आप कहेंगे सर ऊपर वाली माइनस नीचे वाली, सॉरी चाहे नीचे वाली माइनस ऊपर वाली कर दें, तो ये 10 माइनस 8, तो आप कहेंगे 10 माइनस 8 तो जवाब 2, तो 2 न्यूटन किसकी तरफ? नीचे की तरफ। अब ये हमारे पास W नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, बॉडी मूव कर रही, जो एलिवेटर है वो एक्सीलरेट कर रही है डाउनवर्ड। तो हमारे पास होगा क्या? ये वाली माइनस ये वाली, यानी अब देखें जो फोर्स की मोशन है वो डाउनवर्ड है, तो जिधर को मोशन होगी वो वाली अगर फोर्स निकालनी वो कितनी आएगी? जिसकी तरफ लग रही है माइनस जिसके मुखालिफ है। जैसे मैंने बताया बॉडी नीचे को मूव कर रही है तो 10 माइनस 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो F है वो किसके बराबर आ जाएगी? जितना वेट है माइनस जितनी क्या है? टेंशन है। तो हमारे पास T इधर क्या हो जाएगा? प्लस, तो T प्लस F इज इक्वल टू W, T इज इक्वल टू W माइनस, ये उधर चला जाएगी, क्वांटिटी हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू W माइनस F। अब देखा जाए W में से कुछ माइनस होके फिर आपको T मिल रहा है, इसका मतलब T छोटा हो गया, तो हमारे पास W क्या हो जाएगा? ग्रेटर। और मैंने पहले बताया है कि आपको जो दिखने वाला अपीरेंट वेट है वो हल्का लिखेगा जो असल है, तो अपीरेंट वेट इज लेस देन द रियल वेट बाय एन अमाउंट ME। अब जो लास्ट केस है कि जब फ्रीली फॉलिंग होगी, मसलन आप बड़े मज़े से आ रहे थे बच्चों, हुआ क्या है? ऊपर से रस्सी टूट गई बच्चों, फिर तो वो जिस तरह अंधेरी में शापर नहीं उड़ने वाला वो हिसाब हो जाता है, जो जिधर को है वो उधर को जाएगा। देखें वो बंदा गिर रहा है, पहले बड़े मज़े से आ रहा था नीचे, वो अब देखें क्या हो गया बच्चों, इसको पता ही नहीं है किधर को उड़ रहा है। ये वेट पहले इससे नीचे को लटक रहा था, अब इसका भी कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे ये जो रस्सी है, यहाँ पे आपको खिंचाव कितना फील होगा बच्चों? कोई भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा है कि नहीं है। मसलन आप भी गिर रहे हैं नीचे, आपके साथ चीज़ें भी गिर रही, आपको उनका वजन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? भाई आप भी उसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आ रहे हैं, वो चीज़ भी उसी के साथ नीचे को आ रही है, तो किसके रिस्पेक्ट आप कहेंगे कि आपका वेट आ रहा है? एक दोनों जो हैं वो सेम एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आ रहे हैं। तो जब चीज़ फ्रीली फॉल करती है, इसका एक्सेलरेशन भी G है, इसका भी G है, इसका भी G है, इसका भी G है, तो बच्चों सभी का एक्सेलरेशन G होगा, तो कोई भी हमें वेट नहीं तो वेटलेसनेस आ जाएगी हमारे पास। देखें चीज़ नीचे को मूव कर रही है, हम कहेंगे सर W माइनस जितनी फोर्स लग रही है नीचे को, यानी कितने? T इज इक्वल टू W माइनस F। तो यानी ये भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं फोर्स नीचे को लग रही है तो F इज इक्वल टू W माइनस T, तो T इज इक्वल इधर आ जाएगा, W माइनस F उधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अब देखें ए क्या है? एक्सेलरेशन, बॉडी गिर रही है नीचे को, कौन सा एक्सेलरेशन के साथ? फ्रीली फॉलिंग। और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स में एक्सेलरेशन कितने का होते हैं? G का। तो ये वेट तो mg ही रहना है, यहाँ पे माइनस mg, तो ये mg से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे आपको टेंशन कितने की नजर आएगी? 0 की। तो ये फ्रीली फॉल गिरेगी, आपको कोई भी टेंशन इसमें से फील नहीं होगी। तो हमने यही सीखा कि जब जो है बॉडी अपवर्ड जाती है एक्सेलरेशन के साथ, तो जो टेंशन है वो ग्रेटर हो जाती है, वेट कम हो जाता है, यानी कि अपीयरेंट ज़्यादा हो जाता है, रियल कम हो जाता है। और जब चीज़ नीचे को मूव करती है तो आपके पास रियल ज़्यादा होता है, अपीयरेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये हमने सीखा। और जब हमने देखा कि फ्रीली फॉल है तो ये सभी बेचारे हवा में उड़ना शुरू हो गए लिफ्ट के अंदर, तो किसी को भी किसी का एक्सेलरेशन फील नहीं होगा। इन सब का सब बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिर रही हैं, तब आपके पास जो रस्सी में खिंचाव है वो 0 का हो जाएगा, आपको कोई भी टेंशन फील नहीं होगी। तो बच्चों ये आपका टॉपिक था रियल एंड अपीरेंट वेट के रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ।